ठीक है बच्चे। जय माता दी बच्चों। लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कर रहे थे, और ऑर्गेनाइजिंग के लास्ट पार्ट तक पहुंचने के लिए आज हमारी लास्ट क्लास है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की। और ऑर्गेनाइजिंग के लास्ट पार्ट तक पहुंचने के लिए जरा दोबारा से एक बार आते हैं चैप्टर पर। मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमारे पास चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। सर सबसे पहले आपने हमको ऑर्गेनाइजिंग की क्या बताई थी? डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजिंग की क्या बताई थी? डेफिनेशन। जरा क्या प्लीज आप लोग ही बता दोगे एक बार? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ establishing productive relation between physical, financial and human to achieve the organization। फिर आपने मुझे ऑर्गेनाइजिंग का बच्चे प्रोसेस बताया था। क्या बताया था? प्रोसेस। जिसमें मेरे पास फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड डिपार्टमेंटेशन, थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड फोर्थ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिले। फिर आपने मुझे उसके बाद प्रोसेस बताया था। पहले डेफिनेशन बताई थी, फिर डेफिनेशन के बाद आपने मुझे क्या बताया? प्रोसेस। डेफिनेशन और डेफिनेशन के बाद आपने क्या बताया? प्रोसेस। क्या बताया? प्रोसेस। फिर आपने बताया कि कुणाल सर जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग कर देते हैं, जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की क्या कर देते हैं? ऑर्गेनाइजिंग, तब आपके पास कुणाल सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है जी? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। पता है कुणाल सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रेमवर्क, जिसके अंदर सर ऑपरेशनल, जिसके अंदर सर ऑपरेशनल और मैनेजरियल, जिसके अंदर ऑपरेशनल और मैनेजरियल टास्क परफॉर्म करे जाते हैं, जिसके अंदर सर ऑपरेशनल और मैनेजरियल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, ऑपरेशनल एंड मैनेजरियल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का नाम दिया जाता है कुणाल सर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सर जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखता हूँ ना, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देख के कुछ चीज़ें पता लगती हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देख के पता लगता है कि डेलीगेशन कितनी करी हुई है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देख के पता लगता है कि जॉब डिज़ाइन कितना हुआ है। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को देख के पता लगता है जॉब डिज़ाइन कितना है। जॉब डिज़ाइन तो हो गया। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल प्लस एक और चीज़ है दैट इज डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन, ये सर चार चीज़ें पता लगती हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखने से। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखने से चार चीज़ें पता लगती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है पहले आपने ये बताया, इसकी हम डेफिनेशन बोल सकते हैं कुणाल सर। फिर ये बताने के बाद आपने बताया कि किसी भी स्ट्रक्चर से क्या पता लगता है, ये बताया। फिर आपने बताया दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक आपके पास होता है कुणाल सर फंक्शनल स्ट्रक्चर, और एक होता है आपके पास सर डिविजनल स्ट्रक्चर। कुणाल सर इसके बाद फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर में आपने कम से कम हमारी 2 और 2.5 क्लास ली यार। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कुणाल सर। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, सबसे ज़्यादा टाइम आपने इसमें लगाया। Whenever the organization is organized according to the function of one product, whenever the organization is organized according to the function of one product, तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर था? फंक्शनल। कौन सा था? फंक्शनल। एंड whenever the organization is organized,
whenever the organization is organized according to the function of according to the different products, उसको बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। आपने फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर के सर हमें मेरिट्स और मेरिट्स और डीमेरिट्स कुछ ऐसे कराए थे कि आप पूछते जा रहे थे और हम उसका आंसर बताते जा रहे थे। जैसे कि इजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पर है, कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पर होती है, एक प्रोडक्ट कहाँ पर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना इजी कहाँ पर है जी, कोऑर्डिनेशन किस में मेंटेन करी जाती है, कॉन्फ्लिक्ट्स किस में होता है। सर आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे और आप जैसे क्वेश्चन खत्म करते थे हम वैसे आंसर बता रहे थे। कुछ इस तरीके से हमने इस चीज़ की प्रैक्टिस करी है और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। जिस बच्चे ने इस पार्ट को मिस कर दिया गेट लॉस भाई, कुछ नहीं हो सकता ऑर्गेनाइजिंग में, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास सर इसके बाद आपने बताया कि स्ट्रक्चर चाहे कोई सा भी हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट के फंक्शन के अकॉर्डिंग बटी हो, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग बटी हो। ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की होती है, एक फॉर्मल होती है और एक इनफॉर्मल होती है। सबसे इजी टॉपिक इस पूरे चैप्टर का जी, फॉर्मल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल को समझाने के बाद कुणाल सर आपने हमें बताया कि जब कभी भी किसी से ऑर्गेनाइज करा जाता है, ऑर्गेनाइज करने का मतलब ही क्या होता है, ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है डिपार्टमेंट्स बनाना, ड्यूटीज असाइन करना। तो सर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इंसान, एक मैनेजर सारे काम नहीं कर सकता। जब एक मैनेजर सारे काम नहीं कर सकता तो मैनेजर अपना काम अपने सबऑर्डिनेट से करने के लिए बोलता है, जिससे मैनेजर का ध्यान किसी और इंपॉर्टेंट चीज़ों में भी रहे, रूटीन वर्क को डेलीगेट कर देता है जी। इससे हमारे पास टॉपिक जो लास्ट टॉपिक चैप्टर का स्टार्ट हुआ था वो था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। मैंने पूछा भी था डेलीगेशन का मतलब क्या है, तो बच्चे बहुत, डेलीगेशन का मतलब है कुणाल सर पासिंग ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। मैंने व्हाई द सुपीरियर वांट्स टू पास ऑन अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट, कि आपने मुझे बताया क्योंकि कुणाल सर सुपीरियर इज नॉट एफिशिएंट इन ऑल एक्टिविटीज, वो सारे काम अकेला नहीं कर सकता। हर एक सुपीरियर को एक अपना सबऑर्डिनेट चाहिए होता है। मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन में होता है कुणाल सर, आपका क्वेश्चन गलत है, आप पूछो किस में नहीं होता है। इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर है तो उसका डेलीगेशन तो पक्का होगी, ये बात कंफर्म्ड है। मतलब ये बात एक्सेप्ट कर लूँ? हाँ जी सर एक्सेप्ट कर लो, ये बात एक्सेप्ट कर लो सर। तो सर हमारे पास लास्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ था डेलीगेशन, और डेलीगेशन के साथ ही पढ़ा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन के साथ ही पढ़ा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन धरनी फिर ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती होगी तो वो डिसेंट्रलाइज्ड होगी, बट हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेलीगेशन नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। पता नहीं ये बात कैसे समझाऊं उनको, कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रही मुझे। डेलीगेशन का मतलब ही यही है, पासिंग अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि पासिंग अथॉरिटी टू द लोवेस्ट लेवल, ये हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होता। सो दिस इज ऑप्शनल, दिस इज कंपलसरी, एंड द लास्ट टॉपिक इज डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये लास्ट टॉपिक था चैप्टर का जी। और जब लास्ट टॉपिक में जब हम लोगों ने डेलीगेशन को पढ़ना स्टार्ट किया, डेलीगेट करा, तो बच्चों ने बताया कि डेलीगेशन के 3 तरह के एलिमेंट्स हैं जी। देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। मैंने पूछा कौन कौन से होते हैं, कह रहे एक है अथॉरिटी, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक है अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। मैंने बोला अथॉरिटी क्या होती है, सर फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम बॉटम टू टॉप। रिस्पॉन्सिबिलिटी राइजेस फ्रॉम अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी राइजेस फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही तो बता रहा था लास्ट क्लास में, लास्ट टॉपिक यही करवा रहा था। डेलीगेशन के हमारे पास 3 एलिमेंट्स भी पढ़े थे और 3 तरह के वो भी पढ़े थे प्रिंसिपल। देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Delegation does not means abdication, and delegated authority can be taken back and redelegated to the another person. Delegated authority can be taken back and redelegated to the another person. Redelegated to the another person. ये हमारे पास डेलीगेशन के कुछ 3 प्रिंसिपल्स से, 3 प्रिंसिपल्स से, 3 प्रिंसिपल्स और 3 मेरे पास एलिमेंट्स से, 3 प्रिंसिपल्स से और 3 एलिमेंट्स से डेलीगेशन की। तो डेलीगेशन की भी लास्ट क्लास में 3 टॉपिक खत्म करे थे। एक व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन, डेलीगेशन किसे बोलते हैं जी, व्हाट डू यू मीन बाय डेलीगेशन, 3 एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन एंड 3 प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, दैट्स इट। यहां से लेकर यहां तक आप लोग मेरे साथ पूरा वर्ड टू वर्ड भी और ओरली भी कवर कर चुके हो जी। और पता नहीं मुझे क्यों कि प्लानिंग से बेटर इंप्लीमेंटेशन लगती है मुझे ऑर्गेनाइजिंग की, मैंने बेटर इंप्लीमेंट कर पाया आपके माइंड में ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग फिर 2-3 पेज का चैप्टर था सिर्फ, बट ड्रामा तो उसमें बड़ा किया था हम लोगों ने, बहुत सारे कीवर्ड्स ढूंढे थे। बट ये ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर मेरे लिए एक फर्स्ट बुक का लास्ट एक टफ चैप्टर रहा था। टफ कह रहा हूँ, लेंदी नहीं कह रहा, टफ कह रहा हूँ, लास्ट टफ चैप्टर रह जाता है जी। इसके लिए इसके बाद फर्स्ट बुक के अंदर मेरे पास मेरे लिए कुछ टफ नहीं है जी,
एक पर्टिकुलर पार्ट टफ नहीं है जी, सिर्फ यही है एक थोड़ा सा जिसमें सोचना पड़ता है, और उसका भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है वही बता दिया है जी, 2 दिन करवा भी दिया है जी, आपके सामने चीख चीख के बोला भी है। मैं अपने लास्ट पार्ट पे आ रहा हूँ, मैं अपने लास्ट पार्ट पे आ रहा हूँ जी, ये रहा जी मेरा लास्ट पार्ट, ये रहा जी। ये करवा रहा था लास्ट क्लास में, अगर बच्चों को समझदार बच्चा बैठा है अगर कोई क्लास में तो उसको पता लग जाएगा कि हम यहाँ पर थे लास्ट क्लास में। ये करवा रहा था डिफरेंस, क्लास ओवर कर दी थी इसके बाद, ये था टॉपिक। और जाते वक्त एक बात बोली थी कि मेरा इस क्लास के साथ, इस बैच के साथ, इस सेशन में सबसे अच्छा चैप्टर गया है ये ऑर्गेनाइजिंग जी, याद रखने वाला चैप्टर, समझने वाला चैप्टर। बार बार कॉन्सेप्ट क्लासेस का नाम लिया कि ऑर्गेनाइज करेंगे ऑर्गेनाइज करेंगे ऑर्गेनाइज करेंगे। और शायद से मैं एग्जांपल ये कॉमन ही लेता हूँ, इसलिए मुझसे पुराने बच्चे पूछते हैं सर हो गया ऑर्गेनाइज अभी तक? नहीं, मैंने अभी चल रहा है, अभी इस साल इस बार कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम कर दूंगा। बट अपने आप को पहले से लेकर अब तक देखता हूँ तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं, बहुत सारी अभी भी पेंडिंग है, बट हो चुकी हैं बहुत सारी। चलो ठीक है जी, लास्ट टॉपिक था मेरे पास, ये मैं पढ़ा चुका था, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, डन। सर इंपॉर्टेंस बताओ डेलीगेशन की। अब सुनना, यहाँ कौन बैठा था लास्ट क्लास में? मैं तो बैठा था, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो को डेलीगेट करा मैंने, मैं तो को मैंने काम कुछ क्या करा डेलीगेट, क्योंकि मैं सारे काम खुद तो नहीं कर सकता, मैंने कुछ काम मैं तो क्या करा डेलीगेट। मैं हो गया सुपीरियर, मेहतर मेरा हो गया सबऑर्डिनेट, मैं हो गया सुपीरियर और मेहतर मेरा क्या हो गया सबऑर्डिनेट। और आज तुम कह रहे हो डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस बताऊं, हाँ क्या बताऊं डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस, डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, बट ये मेहतर मुझे भूल मत जाना हर इंपॉर्टेंस में। चलो देखो याद करो, फर्स्ट वन इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। मुझे लगता है अब इफेक्टिवली हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं बाय पासिंग ऑन, मेहता मुझे भूल मत जाना, बाय पासिंग ऑन द रूटीन वर्क टू द मेहता, the manager is able to concentrate on the policy matters and decision making. This would increase his or her effectiveness. I can use my time, I can use my mind on the most priority areas than the routine task. And routine tasks should be delegated to the subordinate. Hello, नहीं रूटीन टास्क भी ऐसे नहीं होंगे, होंगे, वो भी मैंने कर दिया है, बोल दिया कर रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट टास्क है उस पर ध्यान दे रहा हूँ। effective management and this also increases my efficiency and effectiveness. क्या कहता है मोनिश? ठीक है, मैंने महतो क्या कर दिया है मोनिश, कुछ काम क्या कर दिया, क्योंकि सारे काम में दूसरा काम, दूसरा देखियो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये कहते हैं मेहता भी मोटिवेट हुआ है मोनिश, कह रहा है ओहो सर ने किसको काम दिया है। तो मैं तो लास्ट क्लास में मोनिश ऐसे बताया भी था, ये मैं स्कूल की जब मैं बात करता हूँ मैं स्कूल की याद आ जाती है। टीचर्स कभी भी कोई काम देते थे ना तो मुझे तो इतनी पूरी क्लास के अंदर सिर्फ मुझे बोला है, तो कुछ ना कुछ तो खास बात तो होगी होगी भाई, सॉरी टू से, बट अगर आपके माइंड में कुछ और चल रहा हो कि हाँ बेवकूफ़ होते हैं बच्चे जो काम करते रहते हैं, आप कुछ भी समझो भाई, उस टाइम के मोटिवेशन लेवल ही अलग था। मैं तो आज भी सेटिस्फाइड हूँ, आज ही मुझे कोई भी टीचर मेरे एक कोई काम बोल तो दें, अब तो काम मैं कोई से भी कर सकता हूँ जी, टीचर को कोई दिक्कत हो जाए, मेरे कोई पुराने टीचर हो और मुझे कॉल करके बोले कि मेरे साथ ये इशू चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, मैं एट द एंड जाके अपना एट द आउट ऑफ द बॉक्स जाके भाई सारी एक्टिविटी कर सकता हूँ उनके लिए यार, कि भाई शायद से इतने सालों में मुझे कभी कुछ समझा होगा तो कॉल किया है ना यार। स्कूल टाइम में भी ऐसे ही होता था 11th-12th में भाई, तो भाई मेहता को मैंने काम दिया, मेहता खुश है, मेहता मोटिवेट हुआ भाई गलत नहीं करूँगा, चाहे कुछ हो जाए भाई, पहली बार कोई काम दिया मैं गलत नहीं करूँगा यार, विश्वास बना के रखूँगा यार, कल को अगर सर को कोई और इंपॉर्टेंट काम होंगे तो वो भी मुझे देंगे अगर आज मैं ये काम ढंग से कर देता हूँ। तो देखो जी मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, सोचिए जरा हिमोनिश मेहता के बारे में, डेलीगेशन इंप्लाइज ग्रांट ऑफ अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट सो दे हैव अ सेंस ऑफ, मुझे सिर्फ मुझे दिया है काम, मुझे मैं ही मैं हूँ। रिकग्नाइजेशन किसको नहीं चाहिए, अपने आप बाकी सबसे अपने आप को डिफरेंट प्रूव करना किसको नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए भाई रिकग्नाइजेशन। सारे लोग काम ही इसके लिए करते हैं रिकग्नाइजेशन के लिए, दे आर मोटिवेटेड टू वर्क फॉर दी हायर परफॉर्मेंस। अगली बार के लिए रेडी हो रहा है, कह रहा सर आप ये देखो मैं अभी छोटा सा काम है ना ये सर को करके दे देता हूँ, उसके बाद सर मुझे और बड़ा काम देंगे, और तो मतलब कि मेहता अपने आप को खुद सेल्फ मोटिवेट होकर प्रिपेयर कर रहा है अपने फ्यूचर के लिए यार। मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो मेरे बारे में सोचो एक एक इंपॉर्टेंस समझ आएगी। द फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज कम ऑन,
हाँ जी, इफेक्टिव मैनेजमेंट, आई कैन वर्क ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, आई कैन वर्क ऑन द मोस्ट, एंड रूटीन वर्क को मैंने क्या कर दिया, डेलीगेट, क्या कर दिया, तो इसको कहते हैं इट इंक्रीजेस माय एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इट आल्सो मोटिवेट्स दी सबऑर्डिनेट्स, इट आल्सो मोटिवेट्स दी, हाँ जी, सबऑर्डिनेट, हु डजंट वांट टू गेट अ रिकॉग्नाइजेशन, भाई कौन नहीं चाहता, Mehta is getting recognition among the all employees, Mehta gets motivated for the future performance. Third one is employee development. अब यही ऐसे रूटीन टास्क करते रहेगा, मेरे रूटीन टास्क करते रहा, मैं एक दिन एब्सेंट हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, Mehta मेरी पोजीशन में बैठ सकता है। चलो बाजी हंसे तो आपको, हाँ कि भैया मैं नहीं हूं आज, अगर मैं नहीं हूं तो मेरे सारे काम तो ये जानता ही है, ये तो जानता ही है, कल को अगर मुझे कभी इसको किसी शिफ्ट डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना हो, मेरी जैसी पोजीशन हो या इसकी पोजीशन थोड़ी सी और ऊपर पोजीशन हो, भाई पहला चांस Mehta को दूंगा यार, क्योंकि Mehta ऑलरेडी रूटीन टास्क कर रहा है। तो क्या बोल रहे हैं यार, एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन, कम ऑन, एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉइज गेट अपॉर्चुनिटीज टू यूटिलाइज देयर, it allows them to develop skills necessary to perform the, it makes them a better and decision maker. तो Mehta फ्यूचर के लिए क्या बन रहा है, लीडर और डिसीजन मेकर। तो फर्स्ट वन इज इफेक्टिव मैनेजमेंट, सेकंड वन इज एम्प्लॉइज मोटिवेशन, थर्ड वन इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। सिर्फ तूने एक बात सोचनी है, आज से बताऊं ये बात को मेहर, अगर मैं तो कोई टॉपिक ना ही पढ़ा रहा होता ना और तुझसे पूछता बेटा एक सुपीरियर अपना काम सबऑर्डिनेट करके दे रहा है, करने के लिए दे रहा है, ओवरलोड उसका काम हो रहा है, तो उसे एक दो बातें बोलता ना तो एक दो इंपॉर्टेंस तो खुद लिख लेती, ये होता ही होता है, ये जनरल टॉपिक है भाई, जनरल। फोर्थ तेरे जैसा एम्प्लॉय होगा ना अगर सही में, तो एग्जैक्टली पहली बात तो डेलीगेशन करने वाला कोई एक नहीं है, और दूसरी बात एम्प्लॉयज भी कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। देने को डेलीगेशन बोलते हैं, सिर्फ Mehta को दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे एग्जांपल Mehta ले रहा हूँ बस, तो ये सिर्फ वैसे ऐसे लग रहा है। तो एक सुपीरियर के अंडर बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं जिसको अथॉरिटीज क्या करी जाती हैं, डेलीगेट। किसी चीज में जो स्पेशलाइज होगा उसको उतनी क्या करी जाएगी, डेलीगेशन। तो काम नहीं करना क्या, और काम नहीं करना फिर। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होगा, ग्रोथ होगी, समझ आ रहा है, देख इसका मतलब, डेलीगेशन हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग द ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल आर रेडी वर्कफोर्स टू टेक अप द लीडिंग पोजीशन इन द न्यू वेंचर्स। अब Mehta को इतना काम मैंने दे दिया था, Mehta इतना परफेक्ट हो गया काम करते करते, मुझे लगा कि यार एक काम करता हूँ, मैं एक अपना ऑफिस ना पश्चिम विहार भी ओपन कर लेता हूँ और वहाँ का हेड Mehta को बनाया था, और कोई दिक्कत नहीं मुझे, पता क्यों, क्योंकि Mehta को मैं ऑलरेडी यहाँ पर रहते हुए भी तो काम, तो Mehta को सारे काम के बारे में नॉलेज है, तो Mehta को वहाँ, अगर इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने जब एक्सपैंड होना हो, है ना, बोलो, ऑर्गेनाइजेशन ने जब क्या होना हो, एक्सपैंड, ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सपैंड होना हो तो रेडी वर्कफोर्स बैठी है, ट्रेंड रेडी वर्कफोर्स यार बैठी है। सर ये कब किया ट्रेन आपने उसको, अरे 6 साल से काम दे रहा हूँ अपना, मेरे काम को जानता है भाई वो। और दिल्ली के अंदर धरनी मैक्सिमम जो स्किल वर्क होते हैं, पहले कहीं और सीखते हैं लोग फिर अपना करते हैं यार, पहले कहीं सीखते हैं फिर अपना करते हैं। तो क्या पता Mehta कल को खुद अपना काम भी कर सकता है यार, मैं तो इसको भी एक्सपेंशन मानता हूँ यार, ये एक इंडिविजुअल इंसान की एक्सपेंशन हो रही है। बट अगर सोच के देख, मुझे कहीं ब्रांच ओपन करने तो मुझे कोई नया इंसान ढूंढने की जरूरत नहीं है, Mehta ऑलरेडी ट्रेंड है भाई। तो इसको कहते हैं फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। बेटर कोऑर्डिनेशन, द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन नेमली अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी हेल्प टू डिफाइन दी, डेलीगेशन से पता लगेगी पावर, ड्यूटीज, रिस्पांस, अकाउंटेबिलिटी पता लगेगा, आंसरेबिलिटी रिलेटेड टू द वेरियस पोजीशन इन एन। तो clarity in reporting relationship helps in developing and maintaining effective coordination amongst the various department levels and functions of management. तो क्या कहने, better coordination। better coordination का मतलब है जब delegation मैंने करा Mehta को, या फिर इनको delegate करा, या उसको delegate करा, या इसको delegate करा, अब ठीक है सबको मैंने काम में करा delegate। तो जब delegate करा सबको मैं 3 एलिमेंट्स साथ में और गए होंगे, क्योंकि delegation के 3 एलिमेंट्स होते हैं जी, कौन कौन से, अथॉरिटी, जब डेलीगेशन करते वक्त 3 एलिमेंट साथ साथ गए, सबको पता है कि किसका उसका क्या अथॉरिटी है, किसी कितनी रिस्पांसिबिलिटी, दैट मींस एवरीबॉडी नोज दैट हु शुड रिपोर्ट टू हुम, किससे उसने ऑर्डर लेने और किसको उसको ऑर्डर, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या मेंटेन रहेगी, कोऑर्डिनेशन। तो डेलीगेशन से क्या बढ़ती है, कोऑर्डिनेशन। अगर डेलीगेट ही ना करूं, बोलो अपना अपना काम कर लो जल्दी जल्दी हो, अब वो अपने आप डिसीजन ले रहे हैं, अपने आप ही, वो कह रहा है मैं ये काम नहीं करूंगा, वो कह रहा है मैं तो कर दूंगी, वो तेरा काम मैं क्या करूं, वो कह रहा है तेरा पास काम ज्यादा है, मेरे पास छुट्टी हो गई। ये काम डेलीगेट किया होता सबको अलग अलग, तो बात अलग होती है यार।
डेलीगेशन प्रॉपर नहीं हुई तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन मेंटेन नहीं होगा। डेलीगेशन होती है तो सबको पता होता है हु शुड टू रिपोर्ट टू हुम, सबको पता होता है जी, सबके अपने पावर्स पता होती हैं, क्योंकि डेलीगेशन सिर्फ साथ में अकेली नहीं जाती, डेलीगेशन के साथ साथ 3 चीजें और चलती हैं। कौन कौन सी? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। जब इतनी डेलीगेशन कर रहा हूं तो साथ में 3 चीजें और गई, और जब साथ में 3 चीजें और गई, सबको पता है अपनी अपनी ड्यूटीज, सबको पता है अपनी पावर, सबको पता है किसने किसको रिपोर्ट करना है, तो इससे क्या मेंटेन होती है? कोऑर्डिनेशन। पुअर डेलीगेशन इज इक्वल्स टू पुअर कोऑर्डिनेशन। हमारे दिल्ली के अंदर मैक्सिमम दिक्कतें यही हैं, डेलीगेट करते नहीं, एज्यूम कर लेते कि डेलीगेट किया है। इसको ऑफिस है, 3 एम्प्लॉय काम करते हैं इसके नीचे, आज तक डेलीगेशन नहीं करी, ये एज्यूम, ये चाहता है कि वो अपने आप काम कर ले, है क्यों डेलीगेशन प्रॉपर नहीं करी, फिर उनके बीच में लड़ाई हुई थी, मैंने ये काम किया है तूने कुछ किया है नहीं। नेक्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। डेलीगेशन करा, क्या करा मैंने? डेलीगेशन। और डेलीगेशन करते वक्त किसी को अथॉरिटी मिल जाएगी ज्यादा, किसी को अथॉरिटी मिलेगी होगी कम, जिसको मिलेगी होगी ज्यादा वो हो गया सुपीरियर और बड़ा हो गया, और जिसको मिलेगी कम वो क्या हो गया? सबऑर्डिनेट। पता मैं डेलीगेट कर रहा हूं, मैं सबसे बड़ा सुपीरियर हूं, मैं डेलीगेट करा, इसको भी करा, इसको भी करा, बट इसको डेलीगेट कम करा, इसको डेलीगेट, मतलब इसको अथॉरिटी कम दी, इसको अथॉरिटी, तो ये तो इसका बॉस हुआ ना, फिर जब इसके अथॉरिटी था तो ये तो उसका बॉस हुआ ना, फिर तो इसका बॉस ये हो गया, इससे में अथॉरिटी दे दी आगे, पर इसने थोड़ी इसको कम दी है भामती को, तो भामती की बॉस तो मेहर हुई ना, तो कौन किसका बॉस है डेलीगेशन देके पता लग गया, मतलब बॉस उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे, अरे हायरार्की बन जाती है, क्या बन जाती है? हायरार्की। जब क्या करते हैं? डेलीगेशन। तो बोल, डेलीगेशन करते तो क्या बन जाती है? हायरार्की। डेलीगेशन करते तो क्या मेंटेन होता है? कोऑर्डिनेशन। अगर तुम्हें फ्यूचर में ग्रोथ करना चाहिए तो क्या चाहिए देखो? डेलीगेशन। अगर तुम्हें एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, एम्प्लॉय को डेवलप करना है तो क्या चाहिए? डेलीगेशन। अगर तुम्हें अपने आप को भी इफेक्टिव बनाना है तो क्या चाहिए? डेलीगेशन का मीनिंग पता होना चाहिए धरनी, सिर्फ यही पॉइंट थोड़ी लिखेंगे, जो मन में आएगा उसको लिख लेंगे। ये देख अभी बता दे कि तू क्या समझ नहीं बता पाएगी ये सना, सना बता दे इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, बता दे बेटा। हाँ देख के बताए। हिस्ट्री क्या मतलब होता है हायरार्की का? हाँ उसमें लठ मंगवाने वाला था बेटे। डेलीगेशन से क्या क्रिएट हो जाती है? हायरार्की। डेलीगेशन से क्या मेंटेन रहता है? कोऑर्डिनेशन। क्या मेंटेन रहता है? कोऑर्डिनेशन। डेलीगेशन से एम्प्लॉय क्या होता है? और एम्प्लॉय क्या होता है? डेवलप। मुझे फ्यूचर में क्या करनी हो तो क्या चाहिए, और मुझे बहुत इफेक्टिव बनना हो तो भी क्या चाहिए? डेलीगेशन। कोचर कम से कम रात को 1-1.5 घंटा चाहिए होता है भाई, सिर्फ कोचर ये सोचने में कि अगले दिन क्या करना है भाई। वो 1.5 घंटा कोचर वो यूज भी मुझे ही करना पड़ेगा, वो मैं डेलीगेट भी नहीं कर सकता काम। अब टाइम टेबल क्या बनाना है, कल क्या पढ़ाना है, वो मैं ही सोचूंगा। मैं दीपक को बोल दूंगी सर आप सोचो मेरी जगह, सारे काम तो मेरे कर दिए, तो अब ये काम भी कर दो मेरे साथ, आप सोच के बता दो मैं क्या पढ़ाऊं। ये हो सकता पॉसिबल? क्या ये नहीं हो सकता भाई। कुछ चीजें मैं नहीं कर सकता डेलीगेट, कुछ चीजें डेलीगेट नहीं कर सकता। कहीं से फंड्स लेके आने, कहीं डिपॉजिट कराने हैं, भाई ये काम मैं डेलीगेट नहीं कर सकता भाई, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर मैंने इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया ना, फिर जितने काम ये सारे लोग कर रहे हैं ना, ये भी नहीं कर पाएंगे, सारे काम जीरो हो जाएंगे। किसको ये बात समझ आती है भाई? अगर मैंने इंपॉर्टेंट काम नहीं किए, छोटे काम भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे फिर कभी लाइफ में, बिजनेस बंद। अगर मैंने क्या नहीं काम किया इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट काम नहीं करूंगा, छोटे काम ढंग से नहीं होंगे। छोटे काम करते कौन है? सारे लोग यही। छोटे काम मतलब जो इतने मुश्किल नहीं है। अब उसके लिए मैं कभी डेलीगेशन नहीं कर सकता यार, तो भाई प्लीज यार मुझे रात को 1.5-2 घंटे दे दिया करो भाई, मैं 1.5 और 2 आवर्स अपने आप के लिए लूंगा भाई, ये सोचने के लिए कि मैंने पढ़ाना क्या अगले दिन जी। फिर मेरी इससे एफिशिएंसी क्या होगी? इंप्रूव। बाकी जो रूटीन काम है, सब अटेंडेंस कौन लेगा, सब पेरेंट्स से कॉल कौन करेगा, सब फीस के लिए कॉल कौन कर, अरे मैं थोड़ी करूंगा यार, मेरे लिए इससे इम्पोर्टेंट काम पहले पढ़े, मेरे पास नहीं है, इसके लिए टाइम नहीं है भाई। एक दिन में आप मानोगे नहीं, मैं अभी आपको दिखा दूंगा व्हाट्सएप, दीपक सर, उमा मैम, इन सब के एक दिन में, एक दिन के अंदर कम से कम भी 50 वॉइस मैसेजेस आते होंगे मेरे पास। उस 50 में से 3 के रिप्लाई जाते हैं बस। तुम अपना रोते हो ना कि हमारा नहीं करते रिप्लाई, हमारा फोन उठाते, एक दिन में 50 करते। मेरा रिप्लाई दिखा देता हूँ आपको, अभी दिखा देता हूँ। अरे मेरे पास नहीं है टाइम अभी यार, मैं पहले पढ़ लूँ।
पहले मैं, अब ठीक है मैं नहीं कर, मेरे को नहीं आता टाइम मैनेजमेंट, बट मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है पहले मैं वो काम कर रहा हूँ। तो ठीक है, जो रूटीन वर्क है वो आप लोग करो, जो मेन काम है वो मैं कर लेता हूँ। मैंने आपको डेलीगेट करा तो है। तो अगर डेलीगेट, हाँ जी शुरू से बोलेंगे, इफेक्टिव इफेक्टिव मोटिवेट्स दी डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। यार मैं ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत है क्या? ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। नेक्स्ट, बेटर, क्या मेंटेन रहेगा? बेटर कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, क्या क्रिएट हो जाती है? मैनेजमेंट। पढ़ के देख ले यार, डेलीगेशन अथॉरिटी एस्टैब्लिश, वो उसका सुपीरियर, वो उसका सुपीरियर, वो उसका सुपीरियर, क्योंकि उसके अथॉरिटी ज्यादा होगी, उसके वजह से कम होगी। तो कौन किसका बॉस है, किससे सुननी है, किसको सुनानी है? हाँ यही तो होता है, किसे सुनना है भाई, किसको, यही होता है भाई। तो हायरार्की बन जाती, कब बनती है हायरार्की? जब आपको क्या करते हैं, डेलीगेशन। सर इतनी बार बार क्यों पढ़ा रहे हो? अभी सुन ले मेरी बात, बार बार क्यों पढ़ा रहा हूँ, बाद में बोली मत, खासकर राघव मल्होत्रा का बोल रहा हूँ ये बात में। डेलीगेशन का मतलब होता है जब मैं अथॉरिटी डेलीगेट करता हूँ। मैंने मेहता को अथॉरिटी डेलीगेट करी, जैसी मैं डेलीगेट करी, खान साहब का क्वेश्चन आता है, क्यों करी डेलीगेशन, क्यों करी भाई, क्यों करी? मैंने बोला खान साहब इतनी सारी इंपॉर्टेंस बता तो दी, इसलिए डेलीगेशन करी। कहता कुणाल सर, मैं हाँ जी, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बताना। मैंने बोला खान साहब डेलीगेशन डेलीगेशन डेलीगेशन, इसे तो क्या बोलते हैं? तो खान साहब कह रहे हैं क्वेश्चन है कुणाल सर, मैं हाँ जी बोलो। कह रहे हैं फिर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस सेम होनी चाहिए। सेम ही है तो क्या यार, डेलीगेशन ना, है तो क्या, अपना काम किसी सुपीरियर सबऑर्डिनेट को देना, उससे क्या क्या होगा, वही तो इंपॉर्टेंस होती है। वही 5 इंपॉर्टेंस तो बता रहा हूं। अरे तो नलायको, डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस भी तो फिर वही हुई। ये देखो मैंने अपना काम दे दिया अपने सबऑर्डिनेट को, उसने अपना काम दे दिया अपने, उसने अपना तो अरे तो क्यों दे रहा है ये उसको, इंपॉर्टेंस तो यही होंगी ना। हाँ लॉन्ग प्रोसेस है, एक आधी इंपॉर्टेंस और ऐड करवा दूंगा, इसलिए बता रहा हूँ। अभी तब कराऊंगा ना डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस, मतलब सॉरी, मतलब नहीं कराऊंगा इंपॉर्टेंस, इसलिए बता रहा हूँ। पहले ही बता दो भाई कि अभी आगे टॉपिक, लास्ट टॉपिक आने वाला है पाजी, डिसेंट्रलाइजेशन, उसकी भी डेफिनेशन के बाद क्या पूछेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस। नहीं कराऊंगा ना, नहीं, क्यों नहीं कराऊंगा पाजी? और सेम क्यों है पाजी? क्योंकि कुणाल सर मतलब भी ऑलमोस्ट, डेलीगेशन 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 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, डी। समझ आ रही मेरी बात यार? हाँ जी, फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? तू बोल दे आज, हाँ तू बोल दे, देख के बोलेगा अभी भी। मैं चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, हाँ तो बोल, बस बोल। हाँ मैनेजमेंट, ये हरियाणा की मैनेजमेंट है। हाँ आगे बोल, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, आगे बोल, आगे बोल। हाँ देख नीचे, हाँ अपना, अपना वृंदावन। अभी भी देख के बोल रहे हो, इसका मतलब आप लोगों को डेलीगेशन का मतलब नहीं समझ आया, सोच लो, बड़ा इजी है। हाँ जी नेक्स्ट इज लास्ट इज, क्या बोलते हैं जी, डिसेंट्रलाइजेशन। कॉन्सेप्ट आ गया डिसेंट्रलाइजेशन का, और यस भाजी यही होगा, डेलीगेशन प्लस डेलीगेशन इज इक्वल्स टू। तो क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक डेलीगेशन। देखिए यहाँ इन्होंने खुद ही बोला डिसेंट्रलाइजेशन है ही क्या यार। हाँ इट्स डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ through all the levels of and in all the department except that which can be exercised only at a central point। कुछ चीज़ों को छोड़कर हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के सब कुछ डेलीगेट कर दिया जाता है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को छोड़कर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने पास रखते हैं। वो बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारी अथॉरिटी क्या कर दिया जाता है, डिसेंट्रलाइज। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड होती हैं त्यागी साहब, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज। बोलो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन एंड डिसीजन। देख एक एक मतलब वही है, कोई बात नहीं बेटा, स्केटिंग कर ले बैठ के यहाँ पे। ये देख बेटा, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज पुश्ड डाउन, समझ रहा है,
is pushed down the chain of decentralization is an extension of to the or management in an it amounts to pushing down of authority to एक मतलब बताना जो तो अलग है एक कोई मीनिंग बताओ कि जो मीनिंग अलग है इसके अंदर एग्जाम्पल दिया सारे अपने आप रीड करेंगे फास्ट जो उसके ऊपर वाला अकाउंटेबल होगा सबके लिए अकाउंटेबल उसका मतलब मेरे लिए उसके लिए अकाउंटेबल मैं हूं मेरे लिए अकाउंटेबल वो है हाँ नहीं होता तो इसमें भी कोई बाहर सकता है थोड़ी ना जिसके लिए अकाउंटेबल है वो उसी के लिए रहेगा अब मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और ये प्रोडक्शन मैनेजर है तो मैं एमडी हूँ ये प्रोडक्शन मैनेजर है तो मेरे लिए अकाउंटेबल तो ये है हाँ इसके लिए अकाउंटेबल मेहर है मैं इसको पीट रहा हूँ मेहर देख रही है पीट के दिखा जा रहा है आई वो उसने उस तरफ देखा भी नहीं मैं बोल रहा मैं इसको पीट रहा हूँ बंदा देख ही लेता है कह रहा ठीक है समझ गया तो ये अब उनके लिए अकाउंटेबल अब मैं इनको कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे लिए अकाउंटेबल तो ये है अब मेहर को पीट दिया इसने अब मेहर के लिए अकाउंटेबल बामती है समझ गए मेरी बात तो भाई हर डिसेंट्रलाइजेशन में भी अपने ऊपर वाले के लिए हम ही लोग क्या होते हैं अकाउंटेबल ऐसा पढ़ लिया एग्जांपल पढ़ ही लिया होगा तुम तो पढ़ने वाले हो ही हाँ जी डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आई होप कि अभी डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का मीनिंग तो क्लियर हो ही गया होगा अच्छी तरह तो आओ एक बार देख लेते हैं कहीं इसके अंदर कुछ और मेंशन तो नहीं है डेलीगेशन इज कंपल्सरी एक्ट बिकॉज नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल द टास्क ऑन हिज ओन कोई भी इंडिविजुअल सारा टास्क खुद नहीं कर सकता इसलिए डेलीगेशन इज कंपल्सरी धन्य देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई डेलीगेशन तो कंपल्सरी ही होगी डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल भाई ये ऑप्शनल है भाई ये कंपल्सरी नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं होती किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है तो डिसेंट्रलाइजेशन कंपल्सरी नहीं है जी बट डेलीगेशन कंपल्सरी है कौन नहीं करता मैंने तो कभी बोला ही नहीं है आज क्लास स्टार्ट हुई थी पहले 5 मिनट यही बोल रहा था कि डेलीगेशन तो कंपल्सरी उल्टा मैंने तो ये बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो क्या होती है डेलीगेशन खान साहब कोई बात नहीं खान साहब कोई बात नहीं हो जाता कभी कभी ना बच्चे खेल बेटा खेल ऐसे कह रहा हूँ थोड़ा सा खेल ले बच्चे यस डेलीगेशन क्यों करी जाती है क्यों करी जाती है डेलीगेशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ अब बोलोगे नहीं ना डेलीगेशन क्यों करी जाती है टू रिड्यूस और डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करी जाती है टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट सोच मतलब सोच डेलीगेशन का मतलब है टू रिड्यूस द लोड ऑफ मैनेजर और डिसेंट्रलाइजेशन को टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट के रोल को बढ़ाने को क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन अपने बर्डन को कम करने को क्या बोलते हैं डेलीगेशन पैरेट फ्लाई हो जाते हैं जब पेपर में आ जाता है तो समझ नहीं आती है फिर क्या डिफरेंस लिखूं आज जो इतने डिफरेंस इजी डिफरेंस देख रहे हो एक बार ढंग से देख लो टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मैनेजर come on to reduce the burden of manager to increase the role of subordinate scope ji it has a narrow scope हाँ जी it has a as it is limited to the superior and his her immediate subordinate ये नैरो है क्योंकि ये सिर्फ एक इमीडिएट सबऑर्डिनेट का है वो ब्रॉड है मेरे बाद फिर और फिर और फिर और तो बड़ा कौन सा हुआ आवाज ही नहीं आई बड़ा कौन सा हुआ छोटा कौन सा हुआ हाँ जी छोटा कौन सा हुआ डेलीगेशन बड़ा कौन सा हुआ तो बोलो इट हैज अ वाइड स्कोप एज इट इंप्लाइज एक्सटेंशन ऑफ टू दी लोएस्ट तो ये हो गया वाइडर ये हो गया नैरो इसका पर्पस हो गया टू रिड्यूस दी बर्डन इसका पर्पस हो गया टू इंक्रीज दी रोल ये हमारे पास कंपल्सरी ये हमारे पास ऑप्शनल कितना इजी है वामती है ना कितना ही इजी है ना फ्रीडम ऑफ एक्शन यहाँ पे भाई मोर कंट्रोल बाय दी हैंड्स लेस फ्रीडम टू टेक अ यहाँ पे तो भाई सारा कंट्रोल ही क्या कर दिया लेस कंट्रोल ओवर दी
हैंस ग्रेटर फ्रीडम फॉर दी, तो फ्रीडम ज्यादा किस में मिलेगी? बोलो ना, फ्रीडम ज्यादा किससे मिलेगी और कम किससे मिलेगी? ये क्यों करा जाता है? इट इज अ प्रोसेस फॉर फॉलो टू शेयर दी, मैं अपने बर्डन को कम कर रहा हूं, मतलब अपने टास्क को शेयर कर रहा हूं। इट इज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसी डिसीजन मेकिंग ऑफ दी। ये करा क्यों गया? क्योंकि टॉप लेवल वाले ने क्या लिया था डिसीजन कि हमारे पास कुछ ऐसे काम है जो सारे ध्यान देंगे। कंट्रोल एवरीथिंग मींस कंट्रोल नथिंग। बोलो, कंट्रोल एवरीथिंग मींस कंट्रोल। तो हमारी पॉलिसी है, हमारी क्या है कि हम लोग क्या कर देते हैं? डिसेंट्रलाइज। क्या कर देते हैं? और यहाँ पर भाई ये किस लिए किया गया? टू फॉलो दी, टू शेयर दी टास्क, टू शेयर दी अथॉरिटी। डेलीगेट कही गई है सबऑर्डिनेट को, वापस ले लेना अगर उसकी बस की नहीं हो रही तो। मतलब डेलीगेटेड अथॉरिटी कैन बी टेकन बैक। हाँ, डेलीगेटेड अथॉरिटी कैन बी टेकन बैक एंड रीडेलीगेटेड टू दी। डिसेंट्रलाइजेशन में अगर यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पे कोई भी बैठेगा, उसका वही काम है। यहाँ पे कोई भी बैठेगा, कोई बैठ जाए यहाँ पे, इसके पास जो अथॉरिटी है उसको मिलनी मिलनी है। अब मैं इससे अब ये कर नहीं पा रहा, अब इससे पैसे लेकर, अथॉरिटी लेकर किसी को देने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैठे इस पोजीशन के पास वैल्यू है भाई। तो यहाँ जो बैठेगा उसके पास अथॉरिटी जो है वो वैसी रहेंगी, लोग चेंज हो जाएंगे। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन वाले केस में अगर ये बेचारा काम नहीं कर पाया तो निकाल दो बेटा, निकालो बाहर, धक्के मार के बाहर निकालो बेटा। बट अगर डेलीगेशन है केस में, इसको मैंने डेलीगेट करा, काम नहीं कर पाया, तो कोई बात नहीं, डेलीगेट अथॉरिटी कैन बी एंड री डेलीगेटेड टू दी। बट डिसेंट्रलाइजेशन में इंसान ही चेंज होगा, सीधा क्या चेंज होगा? तो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? इन अ डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस, बोलो, इन अ प्रोसेस द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज पुश्ड डाउन द चेन ऑफ कमांड। देयर कैन नॉट बी अ, एक बार दूंगा, दो बार दूंगा, काम हुआ ठीक है, नहीं तो गेट लॉस्ट। हाँ जी, लेवल अथॉरिटी, द मैक्सिमम अथॉरिटी इज रिटेन्ड एट दी, यहाँ पे द अथॉरिटी सिस्टमैटिकली डिवाइडेड एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मामदी कितना इजी। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, चौहान साहब इसमें से भी क्वेश्चंस आए हैं। मतलब अगर तू मुझे बोलता है कि प्रेफरेंस दो कुणाल सर, तो चौहान साहब मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है इस चैप्टर में से फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर के क्वेश्चन, सेकंड प्रेफरेंस चौहान साहब डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये हॉट टॉपिक है, इस दोनों हॉट टॉपिक है चैप्टर के। किसी को कभी प्रिपेयर करना हो, सबसे पहले ये दो टॉपिक प्रिपेयर करने चाहिए जी। बताएंगे फर्स्ट डिफरेंस, बताएंगे? बताइए प्लीज। हाँ हाँ, एक पॉइंट बता दे, नहीं तो लट पड़ जाएंगे वहीं पर। एक पॉइंट में डिफरेंस बता। चौहान पहला डिफरेंस बता। दूसरा बता। हाँ बता। क्या बटन को? हाँ नहीं, किस रोल? चिकन रोल? किसके रोल को? हैं? किसके? उसके न, उसके ना, किसके? बोल मैं उसके ना, किसके? नलायक। हाँ जी, नैरो स्कोप कौन सा है? हेमोनिस नैरो कौन सा है? ब्रॉडर? क्यों? तुझसे नहीं, हिमाने से पूछ रहा हूँ, तू अपने आप ही भी पूछ इससे। उस बेचारे का हाथ खराब हुई हुई है, उससे पूछ रहा हूँ, वो अपने आप ही हाथ देखे खुश भी है। अरे पागल है क्या? ब्रॉडर किसको क्यों बोलते हैं? बड़ा होता है ऐसे बोलते हैं, जो उसे ब्रॉडर, जो उसे नैरोर। डेलीगेशन में क्या है, मोनिश उसने पास ऑन करा अथॉरिटी एक को, तो ये क्या हो गया? एक ही स्टेप है ना, तो एक स्टेप है तो क्या हो गया? नैरो है। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डेलीगेशन प्लस डेलीगेशन प्लस, तो ये तो क्या हो गया? ब्रॉडर। तो उसने ये नहीं बोला यार, देख ले तू यार, फ्रीडम ऑफ एक्शन, यहाँ फ्रीडम ले सकते हैं, वो फ्रीडम है उनके पास? नहीं है, पर वहाँ फ्रीडम होती है।
ये क्यों होता है? टास्क को शेयर करने। ये किस लिए होता है? पॉलिसी से। कैसे बनता है? यहाँ तो डेलीगेट अथॉरिटी कैन बी टेकन बैक एंड डी डेलीगेट टू दी। यहाँ टेकन बैक नहीं होता, यहाँ सिर्फ इंसान ही जाता है। लेवल ऑफ अथॉरिटी। हाँ जी, लेवल ऑफ सारी पावर किस पर रहती है? और यहाँ सारी पावर लोएस्ट लेवल तक क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट। अभी बताता हूँ बेटा। अब देखो बच्चे, यहाँ देखो, ये क्या लिखा हुआ है? ये तो मैंने नहीं करवानी थी ना। क्यों? सेम ही है ना। किसके सेम है बेटे? किसके सेम है ना? तो जैसे उस पे देख बेटे, उस पे देख, मैं वही बता रहा हूँ। डेलीगेशन में था ना, रिलीफ कम होता है ना। ये देख, रिलीफ टू दी डेवलप इनिशिएटिव अमंग दी मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज। क्या है? मोटिवेट्स द एम्प्लॉय। डेवलप मैनेजरल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। इसको ऐसा बना रहे हैं कि कल को मेरे को जी मुझे क्या कर दे ये रिप्लेस। यस, फैसिलिटेट्स दी ग्रोथ। अगर मुझे क्या करनी हो, ग्रो, तो सारे डिसीजन मैं खुद तो ले सकता नहीं, तो इसलिए मुझे अपने काम को क्या करना पड़ेगा? डिसेंट्रलाइज। क्या करना पड़ेगा? और डिसेंट्रलाइजेशन से डिसीजन कैसे होते हैं? क्विक। ऐसे ये फायदा है, क्विक होते हैं। नहीं नहीं, क्विक होते हैं। अब ये लोअर लेवल का वही है, सबऑर्डिनेट है हमारा बेचारा, वर्कर, फोरमैन। इससे को डिसीजन लेना है अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो ये मुझसे टॉप लेवल तक पूछेगा तो क्या टाइम लग जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन में इसके पास पावर है, तो पावर है, अगर कोई डिसीजन लेना हो तो डिसीजन तो कैसा होगा? क्विक। ये एक एक्स्ट्रा हो गया। और बेटर क्या है? कंट्रोल। सेम ही, कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहेगा। में एक या दो पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंस में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। देवलीने, तू एक्टिव नहीं है बेटा आज, पता लग गया देख मुझे, है ना? सही पर सही हो ना? मैं फिनिश्ड। हाँ जी, ये चैप्टर था जी। इधर टाइम में, इतना टाइम में और एफर्ट्स लगाकर, बड़ी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से हमने अपना ये चैप्टर फिनिश किया। नेक्स्ट चैप्टर स्टाफिंग। अभी शायद से आप भूल गए हो, प्लानिंग की केस स्टडी रहती हैं। हाँ जी, प्लानिंग की केस स्टडी रहती हैं, ऑर्गेनाइजिंग की केस स्टडी रहती है। जुलाई मंथ तो भूल जाओ कि कोई नया चैप्टर भी स्टार्ट हो सकता है। अगर बिजनेस का इतना बैकलॉग चलता है हमारा, इतना पुराना चल रही चीज़ें। एनवायरनमेंट की केस स्टडी रहती हैं, केस तीनों की रहती हैं। अभी एनवायरमेंट थोड़ी सी करी थी, कितनी करी थी? दो करी थी बस, मतलब 20-22 करी होंगी, 30 कर ली होंगी। तो एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, अब इन तीनों की भर भर के क्वेश्चंस करने हैं। और एक बात मैं क्लियर कर दूं। क्या हो गया? क्या हो रहा? तू इनमें से किसी से पूछ ले, तेरे सामने इतना इंटेलिजेंट बच्चा बैठा, दीपांशु, पूछ ले इनसे। सुनो जी, सुनो, यहाँ देखो, 30 जुलाई का सिलेबस दिया हुआ है। 30 जुलाई का सिलेबस दिया हुआ है, टॉपिक दिए हुए हैं। आप में से अगर कोई एक स्टूडेंट भी पर्टिकुलर टाइम पर जो टेस्ट होगा वही होगा। भाई कोई आईपी क्लास हो, कोई एंट्रेंस की क्लास हो, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो मिस होगी जी। चाहे वो दिल्ली स्कूल ऑफ एंट्रेंस में क्यों ना हो जी, वो मिस होगी जी। 30 जुलाई को सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है मेरा, इसमें एमसीक्यू होना है। टाइमिंग्स बच्चे वही रखूंगा, 7 to 11, 7 और 8 to 11 के बीच में रखूंगा। 2 घंटे का टेस्ट चाहिए। 8 to 11 है, शट अप। 8 to 11 है, 8 to 11। आप अपने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके कोई और क्लास हो, एंट्रेंस क्लास हो, कोई सी भी क्लास हो, 8 से 11 2 घंटे के लिए मेरे पास आना है। मैं 8 से 11 का ब्रैकेट लेके चल रहा हूँ। ये टेस्ट जो आपका होगा, ये टेस्ट आपका पीवीआर में होगा जी, पीवीआर विकासपुरी। हाँ जी, अंदर 30 जुलाई, ये हॉल में बैठ के। हाँ जी, हाँ हाँ। 30 जुलाई 8 से 11 के बीच में कोई 2 घंटे का स्लॉट है। बस मेरी बात, चुप रहो, चुप हो जाओ, चुप। क्या?
तो फिर मत बैठियो। एसी कैब, हम मूवी देखने जा रहे हैं हम? नहीं है, नहीं है। चुप, एकदम चुप। प्लीज टाइम वेस्ट मत करो। यहां देखो, सिर्फ एमसीक्यूज ही हैं बस, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हैं। कितने एमसीक्यू हैं मैंने अपने सब्जेक्ट्स तो बता दिए हैं, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, इंग्लिश भी है, अकाउंट्स भी है, मैथ्स भी है, सारे हैं। बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स, 4 सब्जेक्ट्स, जैसे सीबीएसई का एग्जाम रिजल्ट आता है वैसे ही रिजल्ट आएगा जी। कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है जी। आप लोगों के लिए कंपलसरी है, आप स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, आपके स्कूल्स में से भी बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जी।